चैप्टर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं उसकी तरफ हम मूव करें। और इस चैप्टर के इस हिस्से में जिस चीज को सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं वो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सेंटर से लेके उसके सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। अगर इस सेंटर का नाम हम O रख लेते हैं और इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल को मैं कह लेता हूं P, तो ये उसकी पहली पोजीशन है P1। तो पार्टिकल यहां पर मौजूद है, पोजीशन P1 पे मौजूद है। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल मूव करके यहां पे चला जाता है, पोजीशन P2 पे आ जाता है और सेंटर से लेकर पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है वो अभी भी हमारे पास क्या रहता है, रेडियस R रहता है। तो P1 से P2 तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ये सारी जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कहलाती है, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। यानी ये एक ऐसी लेंथ है जो कि क्या है, तिरछी है। तो तिरछी को हम कहते हैं आर्क कहते हैं ना कर्व को। तो आर्क लेंथ है कौन सी हमारे पास, P1 से P2। तो P1 P2 ये जो हमारे पास सारा जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर्क लेंथ कहलाता है। ये हमारे पास रेडियस है जो कि ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट है। P1 से P2 की तरफ जाते हुए ये वो एंगल है जो एंगल बेसिकली ये पार्टिकल बना रहा है पोजीशन P1 से P2 की तरफ जाते हुए। ये जो हमारे पास थीटा है, इस थीटा के बारे में खास बात यह है कि जैसे जैसे मैं S को बढ़ाता रहूंगा ये थीटा भी बढ़ता रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे पास S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इस थीटा के, राइट। तो एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस आर्क लेंथ के। तो अगर मैं इसको S इज इक्वल टू लगाऊं तो कांस्टेंट इसमें नजर आ रहा है कि कांस्टेंट हमारा रेडियस ही है जो कि कांस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो वो है R इनटू थीटा। एक तो ये बड़ी अहम इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो थीटा मेरे पास क्या हो जाता है, S अपॉन R की एक रेशियो बन जाती है। ये थीटा हमारे पास क्लास कहलाता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज है हमारे पास, जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस की रेशियो है। अब हम जानते हैं लेंथ का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है, और रेडियस का यूनिट भी मीटर होता है। सो मीटर से मीटर को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, इसको हम कहते हैं ये डायमेंशन लेस है। इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये बात समझ में आ रही है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, अब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने नाम दिया था, ठीक है। तो 1995 तक हम इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे मानते थे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हमने कहा था कि ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं है। तो अगर यूनिट नहीं होगा तो हमने इसको क्या नाम दिया था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और उसे मैंने दो आपको बताए थे, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला आपको बताया था और एक और बताया था जिसको मैंने स्टील रेडियन सॉलिड एंगल कहा था। मैं आज इसके ऊपर तफसीली बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डायमेंशन लेस है, लेकिन अब इसका यूनिट है, राइट। अब इसका यूनिट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कह रहे थे हम कहते हैं डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है हमारे पास, ओके। उस यूनिट को हम कहते हैं रेडियन। यानी ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर कि जो SI यूनिट है, ये याद रखिएगा, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RAD से, रेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खुद एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये याद रखिएगा। अब यहां पे जरूरत इस बात की है कि हम इसको एक्सप्लेन करें कि रेडियन एंगल एक्चुअली होता क्या है। तो देखिएगा यहां से इस जो फॉर्मूला मैंने बनाया, इस फॉर्मूले से मैं समझा देता हूं। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया ऐसे R थीटा, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह नोट रखिएगा। इसमें जो एंगल है इट मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में होगा।
अगर ये एंगल रेडियन में नहीं है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। ओके, अब याद रखिएगा रेडियन एंगल क्या होता है। ये जो रेडियन है, रेडियन एंगल, व्हेन एस एंड आर ये दोनों इक्वल हो जाए, जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए, देन याद रखिएगा जो भी सस्पेंडेड एंगल है, जो भी एंगल बन रहा है इज कॉल्ड रेडियन। उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? उसको हम रेडियन एंगल कहते हैं। तो रेडियन एंगल क्या होता है? जिसमें आर्क लेंथ और रेडियस दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर इस डायग्राम पर आ जाओ तो जितना ये रेडियस है उतना ही ये हो, आर्क लेंथ हो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो अब जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन कहेंगे, 1 रेडियन। ये देखो, मैं जरा इस तस्वीर में आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। ये रेडियस था, रेडियस को उसने सीधा किया, फिर कर्व कर दिया, तो जितना रेडियस है उतनी लेंथ। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को 1 रेडियन कह रहा है। बात समझ में आ गई? आसान सी बात है। फिर ये जितना 1 रेडियन है डबल किया, 2 रेडियन, 3 रेडियन, और फिर ये पाई रेडियन। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाफ सर्कल जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। और जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये देखिएगा, दोबारा से इसको देख लें, ये इसको एनिमेशन में दिखाएगा भी आपको। ये सर्कल का हमने बनाया, तो ये हो गया रेडियस रेड, जितना रेड का रेडियस है, ठीक है, आर से जो रेडियस शो कर रहा है। ओके, जितना रेडियस है उतनी लेंथ को कर्व कर लिया, ये आर्क लेंथ हो गई। तो अब जो भी एंगल बना, दिस एंगल इज 1 रेड, ठीक है। ये बात मेरा ख्याल है आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर हम एक मुकम्मल चक्कर के लिए बात करें, मतलब मैं P1 पे था और घूम के दोबारा P1 पे आ रहा हूं, तो मुझे बताइए मैंने आर्क लेंथ मेरी इंक्रीज करते करते कितनी हो गई? तो एक पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है, आप बोलेंगे आर्क लेंथ सर्कुलर लेंथ के बराबर होगी। जो मेरी आर्क लेंथ है वो सर्कुलर लेंथ होगी, और सर्कल की जो लेंथ है, सर्कुलर लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस। अच्छा जनाब, इस दौरान अगर मैं कहता हूं ये एंगल कितना बना है मेरे पास, तो इस एंगल को अगर मैं डिग्री में लेता हूं तो ये डिग्री में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। ऐसे ही है ना, ये हमने सर्कल बनाया तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तो 90, 90, 180, फिर 90, 270 और फिर 90, 360। तो एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो ये 360 हमारे पास क्या हो गया? डिग्री हो गया, डिग्री। अच्छा, अब एस और ये थीटा की वैल्यू अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं तो एस बराबर है मेरे पास आर थीटा के, एस की जगह पे 2 पाई आर, और ये हो गया आर, और थीटा मेरे पास कितना है? 360। आर से आर कैंसिल कर दें तो ये 2 पाई रेडियन, क्योंकि हम एंगल को किसकी जबान में ले रहे हैं? रेडियन। और यहां पे कितना आ गया? 360 डिग्रीज। एक तो ये बात भी याद होनी चाहिए आपको। दूसरा, अगर हम इसको कैंसिल कर दें, 2 1 और 2 18 36 होता है, तो ये नेक्स्ट में हमारे पास बन जाएगा पाई रेडियन, हमारे पास कितना बराबर आ जाएगा? 180 डिग्रीज के, ठीक है। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या मैं यहां पर इस तरीके से कर सकता हूं कि 1 मल्टीप्लाई बाय पाई लिख दूं? ऐसे कर सकता हूं ना। तो 1 मल्टीप्लाई अगर मैं पाई लिख रहा हूं तो पाई यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आप बोलेंगे कि 1 रेड यानी 1 रेडियन, 1 रेडियन किसके बराबर है? 180 अपॉन पाई के। तो आप 180 को पाई की वैल्यू 3.142 से डिवाइड करें तो ये आपके पास बनता है 57.29, जिसको हम तकरीबन कितना ले लेते हैं? 57.3 डिग्री। डिग्री के ऊपर ये डॉट होता है, ये डॉट लगा दिया। तो 1 रेडियन कितने हमारे पास डिग्रीज के बराबर होता है? 57.3 डिग्री की, ये याद रखना चाहिए। 1 रेडियन 57.3 डिग्री। इसी तरह मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 180 लिख सकता हूं। तो 180 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई, तो 180 वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहां क्या बच गया? 1 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? मुझे बताइए। आप बोलेंगे ये हो गया पाई अपॉन 180।
रेडियन के। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू रखें 3.142 और 180 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 0.01745 रेड। तो 1 हमारे पास 1 रेडियन 1 डिग्री हमारे पास 0.01745 रेडियन के इक्वल होता है, राइट। ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। तो ये जरा यूनिट कन्वर्जन थी जिसके ऊपर मैं जरा थोड़ा सा बात कर रहा हूं। अच्छा, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? वेक्टर होता है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। ओके, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? इसको हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड रूल से हम बताते हैं। कैसे बताएंगे राइट हैंड रूल से? फर्ज करें जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो आप उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर रहे हैं। तो थंब क्या है? ऐसे हवा में जा रहा है, ऐसे बाहर निकल रही लाइन। तो ये ऐसे अगर मैं बना दूं ऐसे करके, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो देखिए ऑब्जेक्ट के घूमने की डायरेक्शन में समझ में आ रही है? घूमने की डायरेक्शन में मैंने उंगलियों को कर्ल किया तो थंब ऐसे। तो ये जो इसके सेंटर से लाइन पास हो रही है, जिस लाइन को हम आमतौर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली आपके पास किसकी डायरेक्शन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, अब ये जो घूम रही है कैसे घूम रही है ना, डिस्क ऐसे घूम रही है, तो ये जो इसकी जो प्लेन है इसके ऊपर कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का इस प्लेन के साथ। तो ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सी प्लेन? वो प्लेन जो कि सर्कुलर डिस्क की है, यानी प्लेन ऑफ द मोशन कह लो, मोशन का जो प्लेन है, ठीक है। तो इट इज राइट हैंड स्क्रू रूल से मालूम करते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल मेरा समझ में आ गया। मोशन की डायरेक्शन में उंगलियों कर्ल करो तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताता है। रिमेंबर थीटा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल इन प्लेन है। ये प्लेन में बनने वाला एंगल है। प्लेन में आपको बहुत दफा बता देता हूं, 2 डायमेंशन को कहते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक रेफरेंस है। यहां से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास एंगल बन गया और ये हमारे पास कर्व बन गया। तो इस एंगल से जो कुछ मैं देख रहा हूं, वो मैं क्या देख रहा हूं? मैं एक लाइन देख रहा हूं, लाइन। लेकिन आप जानते हैं कि हम इंसान जो है, जो देखते हैं, वो हम अगर मैं सामने देख रहा हूं तो सामने मुझे दीवार नजर आ रही है। तो दीवार एक लाइन तो नहीं है ना, दीवार वन एक्सिस तो नहीं है, दीवार तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलकर बनी है। तो जो कुछ मैं देख रहा हूं वो कोई लाइन नहीं है, वो एक एरिया है, वो एक प्लेन है। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एंगल है रेडियन, ये रेडियन हमारे पास, याद रखिएगा, दिस इज रेडियन इज द एंगल इन प्लेन। इसका मतलब है हमें एक और एंगल की जरूरत है, एक ऐसे एंगल की जरूरत है जो कि बेसिकली हमारे पास हमें क्या चीज समझा रहा होगा? हमें समझा रहा होगा कि किसी प्लेन में कितना एंगल बनता है। तो उसको हम कहते हैं एंगल इन सॉलिड प्लेन। तो जो एंगल इन सॉलिड प्लेन है, इसको हम कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं स्टीरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टीरेडियन। SR से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं क्लास। अब ये स्टीरेडियन बेसिकली क्या चीज है? स्टीरेडियन ये है कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं, फर्स्ट कर ले, ये एक फुटबॉल है, ठीक है, सर्कल नहीं है, ये फुटबॉल है। क्योंकि सर्कल होगा तो 2 डायमेंशन होगा, फुटबॉल होगा तो फुटबॉल को क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो स्फीयर कितनी डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशन होता है ना, पता ना आपको। तो ये एक स्फीयर है और मैं इस स्फीयर का ये हिस्सा देख रहा हूं। तो ये जो हिस्सा मैं देख रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्या देख रहा हूं? ये इस तरीके से ये एक क्या बन गया? एक एरिया बन गया जिस एरिया को मैं देख रहा हूं। तो ये सारा हमारे पास
क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं स्फेरिकल कैप। ये कैप है, जिस तरह होता है ना फुटबॉल का एक हिस्सा अगर आप काट लें तो पूरा कैप की तरह हो जाएगा। एक कर्व का अगर आप ऐसे हिस्सा काट लें तो ये क्या है? ये समझ लो ये है। तो ये 3 डायमेंशन में होगा तो ये क्या होगा? 3 डायमेंशन में होगा तो इस तरह एक लाइन थोड़ी होगी, ये इस तरह का कैप होगा। यहां से तो आपको ऐसे नजर आ रहा है, देखो साइड से तो आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो लाइन थोड़ी है, तो पूरा एरिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो सर्कुलर कैप को मैं देख रहा हूं, ये सारी जगह मैं देख रहा हूं, वो जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं स्टीरेडियन। ओके, तो ये जो स्टीरेडियन है, यानी ये जो एंगल इन सॉलिड प्लेन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के सिंबल से, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप को डिवाइड करते हैं रेडियस के स्क्वायर से। फिर वही बात होगी कि एरिया का यूनिट हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर। एरिया ऐसा यूनिट मीटर, तो एरिया जो है उसका यूनिट स्क्वायर रहेगा, और रेडियस का यूनिट मीटर होगा तो इस मीटर का भी स्क्वायर है। तो ये कैंसिल होकर दोबारा से फिर वही बात आ गई हमारे पास कि जो स्टीरेडियन है, यानी ये जो एंगल इन सॉलिड प्लेन है, ये हमारे पास क्या है? डायमेंशन लेस है, क्वांटिटी है। बात क्लियर हो गई कि इसकी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होती। तो हम जो एंगल देखते हैं, हमारी आई जो एंगल बनाती है वो ये नहीं बनाती, वो ये वाला एंगल बनाती है। देखिए इस दफा यहां पर हम आपको स्टीरेडियन समझा रहे हैं, और इसके अंदर जो चीज बात आपको मैं समझाने जा रहा हूं वो ये है कि देखो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, अब ये क्या बन रही है? ये है वो कैप, जिसे मैं कह रहा था ना कैप है, ये वो स्फेरिकल कैप है, नजर आ रही है स्फेरिकल कैप। तो इस स्फेरिकल कैप को देखने के लिए यहां जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं स्टीरेडियन। ओके, ये बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरेडियन कहते हैं। अब देखो यहां से समझा रहे हैं कि यहां से मैं देख रहा हूं सामने की तरफ, तो आप देखो ना, हम बाहर की तरफ से अगर स्फेयर को देख रहे हैं तो हमें स्फेयर का ये सारा का सारा हिस्सा नजर आ रहा है। तो ये सारा का सारा हिस्सा कर्व है ना एक, तो इस कर्व का जो एरिया है वो एरिया में देख रहा हूं यहां एक एंगल से, इस जगह एंगल से, तो वो जो एंगल है वो मेरे पास क्या कहलाएगा? स्टीरेडियन एंगल मेरे पास कहलाएगा। और स्टीरेडियन एंगल बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह रेडियन एंगल की हमने बात की थी, ठीक है, कि रेडियन एंगल के अंदर हमने क्या कहा था? एस और आर इक्वल होने चाहिए। तो स्टीरेडियन एंगल के अंदर जो एरिया है हमारे पास वो लाजमी तौर पे रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये बात होगी तो हमारे पास एंगल कितना होगा? उसको हम कहते हैं 1 स्टीरेडियन। 1 स्टीरेडियन, तो 1 स्टीरेडियन के लिए एरिया मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां समझाने की कोशिश की है कि ये सब जो ब्लू से बना हुआ ना, ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है? ये जो ब्लू से बना हुआ ना, ये लाइन गई और फिर ये कर्व, तो ये सारा एरिया हम लोग देख रहे हैं। इस सारे एरिया को देखने वाला एंगल स्टीरेडियन कहलाता है, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? तो अब बात यह है कि एक स्फेयर में, एक पूरे स्फेयर में स्टीरेडियन एंगल कितना बनता है? इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो एरिया हमारे पास स्फेरिकल कैप, यानी पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, याद होगा आपको, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल कर दें तो कितना बन गया? 4 पाई एस, आर का मतलब है स्टीरेडियन। सो याद रखिएगा किसी भी स्फेयर का, यानी एस आर स्टीरेडियन ऑफ ए स्फेयर, किसी स्फेयर का जो स्टीरेडियन एंगल है, टोटल एंगल वो कितना है? 4 पाई है। और किसी सर्कल का कितना है? इसके सर्कल में तो जाहिर सी बात है हम किसके एंगल की बात करेंगे? रेडियन एंगल की बात करेंगे ना। ये याद रखिएगा 4 पाई स्टीरेडियन है, किसके लिए? स्फेयर के लिए। अभी आपने देखा था कि जब मैंने क्या किया था? मैंने आपको लिखा था कि जी पाई रेडियन हमारे पास बराबर है किसके? 180 डिग्रीज के, याद है? तो मुझे बताइए कि ये अगर मैं लाइन बनाता हूं तो यहां से यहां तक एंगल कितना है मेरे पास? 180 डिग्री होता है या नहीं होता? तो ये 180 डिग्री किसके बराबर होगा मेरे पास? पाई रेडियन के। ये 180 है तो ये आधे सर्कल का एंगल भी 180 होगा, ये भी पाई होगा। तो जो टोटल हमारे पास एंगल इन प्लेन बनता है फॉर अ सर्कल, एक सर्कल के लिए वो कितना हमारे पास? 2 पाई, तो वो है 2 पाई रैड। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एक सर्कल के लिए टोटल जो हमारे पास एंगल है वो 2 पाई रैड के बराबर है।
और स्फीयर के जितनी रेडियन एंगल होगा वो 4 पाई रेडियन के ऊपर है, राइट। ये बात समझ में आ गई। इस मौके में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक और एंगल की, तस्वीर के साथ थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं डिग्री। अभी बार बार मैं डिग्री बोलता हूं, तो पहले मैंने प्री अज्यूम कर लिया था कि आपको डिग्री पता है कि डिग्री है। तो डिग्री एंगल एक्चुअली क्या है, हमने कुछ इस किस्म की बात की है कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बराबर बराबर जो हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसके हमने कुछ ऐसे किए कि यहां से यहां तक कितना है हमारे पास 90। तो 90 हमने इक्वल इसके क्या बना लिए, पार्ट्स बना लिए, और एक हिस्से को हमने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री, ये इस तरीके से डिग्री चला। ये मैंने बड़ा करके बनाया हुआ है। तो यहां से यहां तक ये करते 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 कितने हमारे पास 90 है। तो पूरे सर्कल को हमने 360 डिग्रीज में डिवाइड किया, बराबर बराबर। क्यों 360 के अंदर डिवाइड किया, इसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कहती हैं कि जी इसको 360, ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना एंगल यही हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं बहुत सारे मकसद के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि ये क्यों इस तरीके से, एक इसमें जो बैकग्राउंड थ्योरी है जो मुझे बड़ी पसंद है, वो ये है कि किसी सर्कल के अंदर अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं तो तकरीबन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस तरीके से करता हूं ऐसे, तो ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये कितना एंगल होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सारे 60 होंगे। इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बनानी शुरू कर दें तो हमारे पास 60 60 और 60, तो ये हमारे पास कितना हो गया 180। इसी तरीके से यहां पर हम इस तरीके से बनाना शुरू कर दें, ओके। तो एक सर्कल में टोटल हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है वो 6 बनती है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60 60 60 करते चले जाएं, तो ये देखें कितना है 180 और फिर 180, तो ये 360 एंगल बन गया। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि बेसिकली किसी सर्कल में टोटल जो हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया डिग्री में, वो कितने डिग्री है, 360 डिग्री हमारे पास। एक तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमारे पास हो गया 1 डिग्री। अब मैं ये सर्कल मैंने बनाया और इस सर्कल में मैंने आपको, इस सर्कल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या दिखा रहा हूं 0 डिग्री है और ये क्या है मेरे पास 1 डिग्री है। थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया है, एक और बात समझा रहा हूं। हमने 0 से 1 डिग्री तक को मजीद और भी डिवाइड कर दिया, और वो क्या डिवाइड किया, इसके हमने और अंदर लाइंस लगा दी इस तरीके से इक्वल, और कितनी लाइंस लगाई 60 लाइंस हमने लगाई, 60 लाइंस। तो 1 डिग्री को हमने मजीद 60 लाइंस में डिवाइड कर दिया। पहले तो मैं 1 डिग्री को बता दूं, अभी हमने जो बात की थी कि एक सर्कल में टोटल हमारे पास कितने हैं 360 डिग्री होते हैं। तो जो 1 डिग्री है 1 डिग्री को आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 डिग्री को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस इज 1/360 ऑफ अ टर्न। क्या है, पूरे टर्न का, पूरे घूमने का 360 में क्या, 360 में एक हिस्सा आपके पास क्या कहलाता है 1 डिग्री कहलाता है। अब मैं कह रहा हूं ये जो 1 डिग्री 0 से 1 डिग्री, उसको मजीद 60 लाइंस में आपने डिवाइड कर दिया। ये जो मजीद 60 लाइंस में हमने डिवाइड किया है, इसको हम कहते हैं आर्क मिनट, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क मिनट कहलाता है। तो एंगल हमारे पास डिग्री, उसके बाद मिनट में होता है। तो ये आर्क मिनट हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको आमतौर पर इसको इस तरह प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ये जो हमारे पास कोटेशन मार्क होते हैं ना जिसको कोमा कहते हैं, तो कोटेशन मार्क से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और प्राइम की एक लाइन लगा देते हैं उससे भी, जिसको हम डैश कहते हैं उससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो याद रखिएगा 1 आर्क मिनट हमारे पास क्या होता है, ये 1 डिग्री का को 60 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो उसमें से एक पार्ट हमारे पास कहलाता है 1 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट हमारे पास 1 डिग्री का 60th पार्ट होगा, ओके। ये बात समझ में आ रही है। और हम ये बात जानते हैं, यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 1 आर्क मिनट हमारे पास 1 ऐसे कह देते हैं 1/60 ऑफ अ डिग्री। क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री का 1/60 हमारे पास 1 आर्क मिनट कहलाता है। तो 1 आर्क मिनट को मैं मजीद क्या लिख सकता हूं, 1/60 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/360, राइट। तो ये हमारे पास बनता है 1/36 को 6 से करें तो तकरीबन
यानी 35 को 6 से करें तो 210 और 6 तो 216, तो 216 और साथ में 20 ऑफ अ टर्न। अभी मेरी बात समझ में आई? तो 1 हाफ मिनट क्या होता है, आप पूरे सर्कल को कितने हिस्सों में तकसीम कर दें, 1600 में कर दें। पहले हमने पूरे सर्कल को कितने में डिवाइड किया था, 360 में, 360 में। तो एक हिस्सा 1 डिग्री के लाया, लेकिन अगर पूरे सर्कल को हम 21600 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमारा एक पार्ट जो होगा, एक पार्ट वो कहलाएगा 1 हाफ मिनट। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, 1/60 पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, 1 हाफ मिनट कहलाता है। और इसको मजीद आप इसमें रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको वो मैं कर देता हूं अभी। ये 21600 अगर आपने नोट किया, ये बड़ा अहम नंबर है हमारे पास। अगर हम अपनी पूरी जमीन को एक परफेक्ट स्फीयर मान लें, जमीन को क्या मान लें, परफेक्ट स्फीयर मान लें, तो हमारी जमीन का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना नॉटिकल माइल है, 21600 नॉटिकल माइल है, याद रखिएगा। यानी फॉर परफेक्ट स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, अगर जमीन की शेप को परफेक्ट स्फेरिकल हम मान लें तो हमारे जमीन का जो सर्कमफेरेंस है, जमीन का सर्कमफेरेंस वो 21600 नॉटिकल माइल है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये जो आर्क मिनट है ये इसलिए भी अहम है, आप डॉक्टर्स लोग भी के लिए भी बड़ी अहम बात है कि जो हमारी ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है, हमारी रेजोल्यूशन पावर जो है ह्यूमन आई की, वो 1 आर्क मिनट है। याद रखिएगा, 1 आर्क मिनट, ठीक है, 1 आर्क मिनट हमारे पास, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। क्या मतलब हुआ, 1 डिग्री, अब आप वो कंपास होता है ना, कंपास डी होता है आपके पास, डी पे डिग्री बने होते हैं, उसको उठा के देखो 1 डिग्री आपको नजर आ रही है, 1 डिग्री कितना छोटा होता है। तो 1 डिग्री को मजीद 60 पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसमें जो एक पार्ट होता है ह्यूमन आई, उसको देख सकती है। तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है, रिजॉल्विंग पावर है, वो 1 आर्क मिनट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं रेडियन में भी कन्वर्ट करके बता देता हूं, इट इज नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब आप देखिए वो कैसे है हमारे पास, कि हमने कहा कि 1 डिग्री हमारे पास बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन की, क्या करें, और 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और 1 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, 1 हाफ मिनट कहलाता है। तो अगर ये 60 से डिवाइड किया तो इधर भी 60 से डिवाइड करो, क्या करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन 108 और 20, ये 20 और 18 6 108, यस। तो 108 और 20 क्या बन गया आपके पास, रेडियन। तो 1 आर्क मिनट इतने रेडियन के बराबर होता है, और 1 आर्क मिनट हमारे पास इतना 1/21600 ऑफ ए टर्न के बराबर होता है, या 1/60 ऑफ ए डिग्री के बराबर होता है, ये 1/60 ऑफ ए डिग्री, राइट। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नॉन एज आर्क मिनट, या इसको आमतौर पे मिनट भी बोलते हैं, मिनट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आर्क मिनट। आर्क मिनट क्या है, ये आपने यहां पर इसको मैं कह रहा हूं 1 आर्क मिनट, 0 के बाद ये 1 डिग्री था, लेकिन 0 के बाद क्या, 1 आर्क मिनट। अब हमने एक काम और किया, हमने 0 से 1 आर्क मिनट के दरमियान ये जो पार्ट है इसको मजीद और बारीक बारीक लाइंस में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया, कितना, 60 में डिवाइड कर दिया। यानी 1 आर्क मिनट के हमने और इक्वल 60 पार्ट कर दिए, और छोटा कर दिया। इसको हम कहते हैं आर्क सेकेंड, दिस इज कॉल्ड आर्क सेकेंड। ओके, तो हमारे पास अगली जो चीज है वो है आर्क सेकेंड, जिसको हम डबल प्राइम से या 2 दफा कोमा से जाहिर करते हैं। आपने देखा होगा हमारे, ये देखो, ये हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर के इस तरफ, जिस तरह मैं उंगली से इशारा कर रहा हूं, मैं एक उंगली को ये रहने देता हूं, ये मार्कर से, ठीक है। यहां पर एक बटन है इस जगह पे, वो बटन क्या है, वो बटन इस तरीके से है कि ऐसे बना हुआ है डॉट, उसके बाद एक कॉमा है, उसके बाद 2 कॉमा है, ये इस तरीके से एक बटन है। तो ये बटन क्या बता रहा है, डिग्री, मिनट और सेकंड बता रहा है। तो एंगल हम डिग्री, मिनट और सेकंड में लेते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। अब हमारे पास जो आर्क सेकंड है वो क्या हुआ, अब उसके ऊपर बात करेंगे। याद रखिएगा, 1 आर्क सेकंड में 2 लाइनें लगाती हैं। ये क्या है, हमारे पास 1 आर्क मिनट के मजीद और 60 हिस्से करते हैं।
तो मुझे बताइए 1 आर्क मिनट आपके पास किसके बराबर था? 1/60 इंटू 1/360 ये था। अब मजीद इसको क्या कर दें? 60 से डिवाइड कर दें, यानी 1 हमारे पास 1 आर्क मिनट 1/60 इंटू 1/3600 था। तो मैं इसको अगर 60 से डिवाइड कर दूं, 1 आर्क मिनट के मजीद 60 पार कर दूं तो 1 आर्क सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इधर भी 1/60 से करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जाके नंबर बन गया, तो 1296000 ऑफ अ टर्न। अब बात समझ में आई? इसका मतलब एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल को आपने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? इक्वल इक्वल 1296000, यानी 12,96,000, 12,96,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा 1 आर्क सेकंड कहलाएगा हमारे पास। आप बोलेंगे तो बहुत ही छोटा एंगल हो गया, ये कुछ भी छोटा नहीं होगा। हम जब मिलिट्री या एस्ट्रोनॉमी के अंदर बात करते हैं या मिलिट्री गन्स की हम बात करते हैं, तो वहां तो रेजोल्यूशन हम इससे भी छोटे लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं मिली आर्क सेकंड, बात समझ आ रही? मिली आर्क सेकंड, माइक्रो आर्क सेकंड हम ले रहे होते हैं। तो मिली आर्क सेकंड भी एक बड़ा यूनिट है, माइक्रो आर्क सेकंड लेते हैं जब हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर बात कर रहे होते हैं। सो इट इज नथिंग, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कहलाता है, हमारे पास आर्क सेकंड कहलाता है। ये बात क्लियर है? मेरा इसमें कोई इशू नहीं है। इसको रेडियन में मेरा ख्याल आप कन्वर्ट कर लेंगे सारे को। तो रेडियन में जो ऑलरेडी आप लोगों ने, यानी हमने पाई अपॉन कितना 216 और 00 जो हमने किया हुआ था, उसको मजीद किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 60 से। तो ये आपके पास पाई अपॉन 64,8000 रेडियन, ये हमारे पास बन जाता है। ओके, तो ये आसान किस्म की बात है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आर्क सेकंड। अब इसके बाद एक एमसीक्यू का, अच्छा जहां इतनी बात बताइए, एक छोटी सी बात और सुन लो। एक आपने एंगल पर से सुना होगा, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन और एक होता है ग्रेडियन। ग्रेडियन को गॉड भी लिखते हैं। अब ये ग्रेडियन पता है वो क्या होता है? अगर एक ये कितना है 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को 100 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी 90 डिग्री के अगर आप 100 पार्ट्स कर लें, तो जो एक पार्ट होता है आपके पास वो 1 गॉन कहलाता है। ये ग्रेडियन एंगल है हमारे पास। सो मेरा ख्याल है ये इतनी बात याद रहनी चाहिए कि 9/10 या 90/100 ये हमारे पास ग्रेडियन है, बस इतना बहुत है इसमें। अब हम एंगल को ना ऐसे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर एक एंगल है वो है 45 डिग्री और मेरे पास है 30 मिनट और मेरे पास है 15 सेकेंड, ये लिखा हुआ है 40 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड। तो इस सब को हमने किसमें कन्वर्ट करना होता है? डिग्री में। कैसे करते हैं? देखिए ये 45 है, प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक मिनट के अंदर हमने एक डिग्री को 60 मिनट के अंदर डिवाइड किया। इसी तरीके से इसको हम कैसे करेंगे? 15 को हम डिवाइड करेंगे 3600 से, क्योंकि 16 into 60 है। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो किसमें आ जाएगा? वो सारा का सारा आंसर डिग्री के अंदर है। तो आमतौर पर एमसीक्यूज के अंदर आपके पास हो सकता है 45 डिग्री और 30 मिनट, सेकंड के ऊपर ना जाओ, ऐसे हो। इतने हद तक बात करें, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, तो इतनी कैलकुलेशन बहुत है। तो आप इसको कैसे करोगे? आप 0 से 0 कैसे कर दें? 3 1 3 3 2 6, तो 45 प्लस 1/2, तो दिस इज 45 प्लस 0.5, तो दिस इज 45.5 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री 30 मिनट, 45 डिग्री 30 मिनट 45.5 डिग्री के बराबर। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है, ये मैंने बनाई है एक वॉच, घड़ी बनाई है। घड़ी में यहां पे होता है 12, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास एक घड़ी है और घड़ी में हमारे पास 3 सुइयां होती हैं। अब सुइयां नहीं बोलेंगे, उन सुइयों को कहते हैं हैंड्स, हाथ कहते हैं। तो एक होता है हमारे पास आवर हैंड, एक हमारे पास होता है मिनट हैंड, एक हमारे पास होता है सेकंड का हैंड। ओके, तो फर्स्ट करो हमारे पास हो रहे हैं जनाबे अली 9:05, ऐसे ही। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, आवर हैंड, ये हमारे पास कहलाता है मिनट हैंड, और वो जो सुई चल रही होती है ना, घूम रही होती है, सही है, वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड का इतना आमतौर पर जिक्र नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। मिनट हैंड और आवर हैंड, इनकी बात होती है, और इनकी क्या बात होती है, इनके दरमियान एंगल्स की बात होती है, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है। अब इन एंगल की मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये एमसीक्यूज के हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में आ सकते हैं, एमकैट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, मुझे नजर तो नहीं आया, लेकिन दीज आर द क्वेश्चन जो कि आप ये कह रहे हैं कि जो ई कैट वाले इंजीनियरिंग वाले उनके लिए तो बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो समझ लें आप भी इसको एहतियातन कर लीजिए। मुझे अभी जो मैंने तस्वीर बनाई थी ना, इस तस्वीर में अगर वो कहता है कि 9:05 हुए हैं, तो जब 9:05 हुए हैं तो वो कह रहा है कि जी इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। ओके, या वो कह सकता है ये कि इन दोनों के दरमियान रिफ्लेक्स एंगल कितना है, रिफ्लेक्स एंगल कितना है इन दोनों के दरमियान, या जब 9:05 हुए हैं तो जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बना रहा है। तो हमारा जो रेफरेंस है वो हमेशा 12 है, तो जो 12 है दिस इज द रेफरेंस फॉर मेजरिंग एंगल। एंगल को मेजर करने का जो रेफरेंस है हमारे पास, वो हमारे पास ये 12 है, ये नंबर है यहां से, और हम 12 घंटे के टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये घड़ी देखिए, तो ये कौन सा हैंड है, ये हमारे पास है आवर हैंड, ये कौन सा है मिनट का हैंड है, और ये कौन सा है सेकंड का हैंड है, ये मैं बता रहा था। ठीक है, तो ये अपने अब इनके दरमियान एंगल किस तरीके से उसकी बात कर लेते हैं मैं आपसे। अगर हम एक घड़ी बनाते हैं, यहां नंबर है 12, फिर है 3 6 9 एंड 12। तो हमारा जो आवर का हैंड है वो कैसे मूव करता है, आवर का हैंड ऐसे मूव करेगा यूं। तो अगर आवर का हैंड यहां था, फिर वो यहां आया, फिर वो यहां गया, उसके बाद यहां गया, उसके बाद फिर यहां गया, तो आवर के हैंड ने कितना एंगल बनाया, एक सर्कल में एंगल कितना होता है 360। तो इसका मतलब है अगर यहां से चला, ये 1 बजे थे, ये 2 बजे थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो पूरे 12 घंटे में कितने एंगल बनाए। तो आप बोलेंगे 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो अगर आप उसको मजीद कर लें तो 12 एंड 12 3 जा, इसका मतलब है कि 1 आवर हमारे पास इक्वल होगा 30 डिग्री। 1 आवर किसी के बराबर होगा 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अगर आवर का हैंड, अगर आवर का हैंड 12 से किस पे आ जाए, 1 पे आ जाए, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री होगा। ये बात समझ आ रही है, आवर के हैंड की बात कर रहा हूं, सिर्फ आवर का हैंड है ये बनाया हुआ है, पहले इधर था अब इधर है, मिनट का भी मैंने दिखाया। इसी तरीके से अब आवर के हैंड को मिटा दो, मिनट है। अब मिनट का हैंड जो है जब वो जो पूरा घूम के यहां पे आता है, तो पूरे सर्कल में कितने मिनट होते हैं, यानी पूरा जब मिनट वाला हैंड पूरा घूमता है, याद है जब मिनट वाला हैंड पूरा घूमता है, तो हमारे पास सुई अगर 12 पे थी तो वो 1 पर आ गई, तो 60 हमारे पास क्या होते हैं, मिनट होते हैं। कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब हुआ पूरे 60 मिनट में, पूरे 60 मिनट में, यानी 60 मिनट हमारे पास बराबर है 360 डिग्री के। मिनट की सुई ऐसे चल रही है, तो हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 6 1 6 एंड 3 एंड 6 1 6 एंड 6 6 36। तो इसका मतलब है 1 मिनट हमारे पास किसके बराबर है, 6 डिग्री के बराबर। सेकंड की सुई के साथ भी ऐसे कर सकता हूं, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन कभी देखने में आ गए तो फिर हम उसके लिए एक्स्ट्रा आपको सेकंड वाला भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को बस इतना ही कॉम्प्लिकेटेड रख रहा हूं, इससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा
यहां पर मैं एक बात और भी कर लूं इस जगह पर, ये तो मैंने मिनट की सुई की बात कर ली, लेकिन क्या मैं यहां ये नहीं कह सकता कि 1 आवर जो है वो कितने के बराबर होते हैं? 60 मिनट के बराबर होते हैं। तो 60 मिनट कितना एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री। तो 1 मिनट कितना एंगल बनाएगा? 1 मिनट। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0.5 डिग्री। ये वाली बात और ये वाली बात। अब इन दो को जिनको मैंने, ये भी है ना, ये जो तीन जिनको मैंने डबों में बंद किया इनके बारे में मैं आपको जरा समझा दूं। ये क्या है? जब मिनट की सुई 1 मिनट होगा, मिनट की सुई का, मिनट के हैंड का 1 मिनट होगा तो वो 6 डिग्री करेगा, ये याद रखिएगा। जब आवर वाला हैंड 1 आवर करेगा, 1 आवर वाला हैंड तो 30 डिग्री होगा। लेकिन आपको पता ना आवर वाले हैंड की एक खास बात और भी है, और वो खास बात क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि जी 10:25 मिनट हो रहे हैं या 10:30 हो रहे हैं, जरा इस घड़ी में देखिएगा, ये 12 है, ये 9 है और ये 10 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैं कह रहा हूं 10:25 हो रहे हैं। क्या सुई ऐसे होती है? ये डायग्राम गलत है, क्योंकि जब ये सुई 25 मिनट आगे आ गई तो ये बिल्कुल 10 पे नहीं रुकी होती, बल्कि ये 10 से आगे कहीं गई होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो आवर की सुई है वो 10 और अगला नंबर है 11, ना 10 पे है ना 11 पे। तो ये कितना मूव किया इसने? ये कितना मूव किया? तो ये मिनट्स मूव कर रही है ना। तो आवर की सुई जो मिनट्स मूव करती है वो मिनट आपने 0.5 डिग्री से निकालने, और जो मिनट की सुई घूम रही है वो आपने 6 डिग्री से निकालने। अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एस वेबसाइट है, मुझे तो बड़ी पसंद है 12वीं वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम है हमारे पास, ये नाम है इसका examvida.com। ओके, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं और आप लोगों को मैं सेंड भी कर देता हूं। अब आप लोगों सबके पास इसका लिंक आ गया होगा, examvida.com। ठीक है। An accurate clock shows 8 o'clock in the morning। An accurate clock है, वो शो कर रही है हमारे पास 8 o'clock, सुबह के 8 बजे आ रही है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, 8 o'clock सुबह के 8 बजे आ रही है। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज, कितने डिग्रीज, देख रहे हैं कितने डिग्री, कितने एंगल बनाए, कितने डिग्री। विल द आवर हैंड रोटेट, आवर वाला हैंड कितना डिग्री मूव करेगा व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock। अगर क्लॉक कितना कौन सा टाइम दिखाए? दोपहर के 2 बजे दिखाए। तो इस क्वेश्चन को कौन सा कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आपने देखा था ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप यहाँ पे घड़ी बना लें, तो 8 o'clock का मतलब है कि ये थी हमारे पास 8 o'clock है ना, यहाँ पे 8 था, ये 8 है। और उसके बाद यहाँ पे होते हैं 12, यहाँ होते हैं 1 और यहाँ होते हैं 2। तो ये जो सुई है ये यहां से घूम के इधर आ गई। ये रफली है, ऐसे 180 में समझ लेना। तो ये कितना एंगल बना? तो 8 बजे से 2 बजे तक घंटे कितने? पहले तो ये बताएं, ठीक है ना। ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बना हुआ है, ये एंगल। तो 8 से 2 बजे तक, 8 से आप चले तो 9, 10, 11, 12, तो ये हो गए 4 घंटे। उसके बाद सही है ना, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे ये हो गए। 12 के बाद फिर 1 होता है, 1, 2, तो ये टोटल कितने घंटे बने? 6 आवर्स बने, है ना, 6 आवर्स बने। और हर आवर का कितना एंगल मैंने बताया था अभी आपको? हर आवर 30 डिग्री करता है। तो 6 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बना? 6 is 18, 180, 180। दिस इज योर आंसर। ओके, इसके ऊपर आप चाहें तो जिस तरह यहां पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा, बता रहा है आपका आंसर सही है। आंसर का सोल्यूशन देखना चाहेंगे तो ये आपको पूरा सोल्यूशन, तो ये आपको पूरा सोल्यूशन दिखाएगा, सोल्यूशन कैसे है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी आपके। इसलिए ये क्वेश्चन करते हैं 3। पहले जरा आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस को आपको करवा दूं। एक मिनट मैसेज पढ़ लूं आप लोगों के। ओके, गुड गुड। देखो, ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, शाम में शुरू हुई, बाय 10 मिनट पास 5। टाइम पढ़ना आता है, 10 मिनट्स पास का मतलब है गुजर गए 5 बजने के बाद, तो 5:10। द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू, आवर हैंड कितना घूमा है? जब 5:10 हो रहे हैं
तो 5:10 पे आवर हैंड कितना घूमा है? तो स्टार्टेड है नून का मतलब है 12 बजे आपने उसको स्टार्ट किया, तो 12:10 और 5:10। तो 5 बजने का मतलब है कि ये तो आपके पास हो गए कितने आवर हो गए? ये तो आपके पास हो गए 5 आवर। क्या ख्याल है? ये बात समझ आ रही है? और प्लस आपके पास है 10 मिनट्स है। अब इन 10 मिनट्स को भी तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है? आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको 10 मिनट को सॉरी तो ये 10 अपॉन आप क्या करेंगे? 60 करेंगे, ऐसे होगा ना जवानों? ये कितना बन जाएगा? 10 1 एंड 10 6 तो 1/6 और 6 5 से कितना? 30 31। तो ये हो जाएगा 31/6। एलसीएम ले लिया तो 31/6 हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास आवर्स आ गए। ये हमारे पास है आवर्स, ठीक है। और हर आवर में कितना एंगल होता है हमारे पास? 30 डिग्री। तो इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। तो 6 1 6, 6 5 30 और फिर 5 को 31 से मल्टीप्लाई कर ले, मेरा ख्याल है आराम से कर लेंगे। तो 5 1 5, ठीक है, और 5 3 15, तो 155। मैं भी एंगल वाले करा रहा हूं, इन्होंने वॉच के बेस आप बेतहाशा क्वेश्चन दिए हैं। ये इंडियन उसके अंदर टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं इंडिया जा रहा है तो गलत बात है। यस, नंबर 2, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25, 10:25 पे रिफ्लेक्स एंगल कितना बन रहा है? अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल अब आपको एंगल पता होने चाहिए। देखें, बड़ी सीधी सी बात है। वो एंगल जो कि हमारे पास एक जीरो एंगल होता है, 0 से 90 के दरमियान, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट। 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। तो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। ओके, तो ये तस्वीर हम आपको बता के दिखा देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये आपकी क्लॉक है और 10:25 हो रहे हैं। तो एक तो ये बन रहा है एंगल, ये नहीं पूछ रहा, ये जो बड़ा एंगल है ये पूछ रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, ये कितना एंगल है, राइट? इस एंगल को मालूम करना कह रहे हैं। बोर्ड कराता हूं आपको। तो देखो, ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये 10:25 हमने दिखा दिया। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, हमें बताना कितना है। मैंने बताया रेफरेंस हमारे पास क्या है? ये रेफरेंस है। सबसे पहले तो जब 10:25 होते हैं तो सुई एग्जैक्ट 10 पे नहीं होती, बल्कि 10 से भी थोड़ी सी आगे होती है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि 12 से सुई 10 पे आई। पहले तो यहां पे आई थी ना सुई 10 पे, फिर 10 से आगे गई। आवर हैंड की बात कर रहा हूं। तो फॉर आवर हैंड के लिए जो 10 है उसको तो 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितने हो गए? 300 डिग्री हो गए। तो यहां से यहां तक जो सुई आई, समझ आ रही है? यहां से सुई जो यहां तक आई, ये हो गए 300 डिग्री। अब ये आगे ये कितने डिग्री है और मजीद कितने डिग्री है? तो मैंने कहा था आवर हैंड जो मिनट घूमता है, आवर हैंड याद है? तो मैंने कहा था कि जो 1 मिनट है वो किसके बराबर है हमारे पास? 0.5 डिग्री के बराबर है। तो कितने मिनट हुए? 5 है ना? 5 का मतलब है कितने? 25 मिनट है। तो जब ये 25 मिनट घुमा तो ये कितना आगे गया? तो 25 मिनट के लिए आवर हैंड कितना आगे गया? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 1/2, तो ये हो जाएंगे 12.5। तो इसको और इसको ऐड कर लें तो हमारा जो आवर हैंड है वो हमारे पास आ गया 312.5। बात समझ आ रही है? तो जो पूरा आवर हैंड है वो यहां से घूम के जब यहां तक पहुंचा तो ये एंगल बन गया 312.5। अब हमने कहा कि हमारा जो मिनट का हैंड है, मिनट वाला रेफरेंस 12 यहां से घूम के यहां आया, तो मिनट वाला यहां से घूम के जब यहां आया, ये कितना एंगल बनाया इसने? यहां से यहां तक कितना एंगल है? तो हमने कहा फॉर मिनट हैंड के लिए, ये आवर हैंड के लिए बात हो गई, मिनट हैंड के लिए बात कर रहे हैं। हमारे पास 25 मिनट है, तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री थे? 6 डिग्री थे, याद है? 1 मिनट में 6 डिग्री थे। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 4 120 150। तो दिस इज 150 डिग्री। तो ये यहां से घूम के यहां आया 150 हुआ। तो ये पूरा एंगल है मेरे पास 312, ठीक है? ये घूम के 312 यहां तक 312 और यहां से यहां तक कितना? 150। तो अगर मैं 312 में से 0.5 में से 150 को माइनस कर दूं, क्या ये नहीं आ जाएगा मेरे पास? पूरा आवर का हैंड 312 बना रहा है और मिनट का हैंड यहां तक कितना बना रहा है? 150। तो इन दोनों के दरमियान, आवर और मिनट हैंड के दरमियान को माइनस कर लो, एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल
312 में से अगर आप 150 माइनस करें तो 150, बाकी बचे 50, तो 60 और 62.5, तो ये हो गया 62.5। ये वाला एंगल, मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये एंगल बताना है। तो पूरे सर्कल में एंगल होता है 360, उस 360 में से तुम माइनस कर दो 62.5, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, दैट्स इट। तो 360 माइनस 62.5, ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ये आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। तो देखो ये हमारे पास क्या है, तो पूरे 312 में से 150 हमने माइनस किया तो 162.5 आ रहा है, यस, तो दिस इज 162.5, ये वाला एंगल है 162.5। उसको 360, पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है 360, तो पूरे 360 में से निकाल दो तो ये एंगल बाकी बच जाएगा। तो ये एंगल कितना हुआ 360 माइनस 162.5। अब बताओ भाई कितना हो जाएगा, 360 में से 162 आपने निकाल दिया, डी ऑप्शन। ओके, अभी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। बस ये एंगल मैंने आपको समझाने थे, एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद कुछ भी नहीं, आप एंगल वाले क्वेश्चन कर लीजिए, बेताशाएं नीचे जाइए, दूसरी स्लाइड पे चले जाएं, तो चंद क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एट व्हाट टाइम, टाइम नहीं हम कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। 8, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20 हो, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल क्या बनेगा जब 4:20 होंगे। ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, एट व्हाट एंगल द हैंड ऑफ द क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास 5, 5:15 पर जो हमारा आवर का हैंड है, एट व्हाट एंगल हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स, उन दोनों के दरमियान, हैंड्स का मतलब है मिनट और आवर हैंड के दरमियान क्या एंगल बनेगा 5:15 पे, भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 3:40 हो रहे हैं घड़ी में, द आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल क्या होगा, तो ये 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चंस किए ये एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे। अगर पूछ लें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए आपको बता दिया, ताकि आपकी तैयारी उस लेवल पे हो कि अगर आप में से कोई इंडिया जाके भी टेस्ट करना चाहे तो आराम से इंशाल्लाह सही तैयारी होगी। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने तफसीली बातचीत कर ली है, तो नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरह हमने चैप्टर 3 के अंदर जब लीनियर मोशन में पढ़ रहे थे तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बाद जब वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी तो हमने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आज हम जब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लफ्ज डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज लगा देंगे, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ओके, W कर्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा कहलाता है। याद रखिएगा ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये बिल्कुल वही बात है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। अच्छा, ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज है, इसको मैं जाहिर सी बात ऐसे कहूंगा कि सेकंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस द फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, या मैं इसको सिंपली ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है हमारे पास वो है रेडियन, और जो टाइम का यूनिट है वो है हमारे पास सेकंड। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि हम बवक्त जरूरत रेडियन को अपने यूनिट में से हटा सकते हैं। तो अगर हम रेडियन को हटा रहे हैं तो ये रह जाएगा 1/सेकंड, और अगर ये 1/सेकंड रह गया तो 1/सेकंड बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है 1/टाइम पीरियड होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास। तो याद रखिएगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस ओमेगा की बात करें, तो
INS लिखते थे इसको बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पहले पढ़ के आए कि लिमिट क्या होगा हमारे पास, डेल्टा t टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0 होगा, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t. So this is called your instantaneous angular velocity, instantaneous angular velocity, जिसमें टाइम तकरीबन कितना है हमारे पास 0 है. ओके, और फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब वही होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कि जब हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज आपस में इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, राइट. अच्छा, इसका थोड़ा सा मतलब समझ भी लेते हैं. क्या है मतलब, ये देखें कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में यहां से यहां पर एक बॉडी मौजूद है, यहां से यहां गई है, ये एंगल है मेरे पास θ1 और ये पोजीशन है P1, राइट. उसके बाद ये बॉडी यहां से मूव करके यहां पर आ गई, दिस इज पोजीशन P2. रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये पूरा एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एंगल हमारे पास कहलाएगा, पूरा एंगल कहलाएगा θ2. तो अगर θ2 में से θ1 माइनस करें इस तरीके से, तो बाकी ये जो एंगल हमारे पास बचेगा, इस एंगल को हम कह रहे हैं डेल्टा थीटा, राइट. सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे बॉडी कवर कर रही है. अच्छा, अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी या इसकी डायरेक्शन को हम कैसे मालूम करेंगे. याद रखिएगा, डायरेक्शन इज बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. बिल्कुल वही रूल है जो कि कल हम लोगों ने अप्लाई किया था, किसके ऊपर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अप्लाई किया था. तो यहां पर भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर. तो कहने का मतलब ये कि अगर ये एक डिस्क है जो कि रिवॉल्व कर रही है सर्कल में, और ये उसका सेंटर है, सेंटर में से गुजरने वाली लाइन को, जिसको मैंने कहा था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर मैं मूवमेंट की डायरेक्शन में अपने उंगलियों को कर्ल करता हूं तो मेरा थंब मुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. तो और ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है. तो रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे पे कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का. और ये जो घूम रही है बॉडी, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन कहते हैं. यानी जो मोशन का जो प्लेन है वो ये है, ये सारा मोशन का प्लेन है. तो जो मोशन का प्लेन है वो कुछ इस किस्म की बात है, इस तरह ये बुक है, ये मोशन का प्लेन है सारा, और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरीके से, दिस इज. तो बॉडी ऐसे घूम रही है, जब बॉडी इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, बॉडी ऐसे घूम रही है, बॉडी जब ऐसे घूमेगी तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. मेरा ख्याल है बात समझ आ रही है. तो ये सारा क्या है, दिस इज द प्लेन ऑफ मोशन. ओके, अच्छा, यहां से फिर हमारे पास दो बातें हैं. फर्स्ट करेंगे, एक बॉडी जो है वो इस तरीके से घूम रही है, दिस इज नॉन एज एंटी क्लॉकवाइज. तो जब एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास घूम रही है, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो थंब कहां आ रहा है, बाहर की जाने आ रहा है. तो याद रखिएगा, इसमें जो ओमेगा है इज आउटसाइड द प्लेन. तो ओमेगा प्लेन से क्या है, बाहर की जाने का. तो अगर एक बॉडी ऐसे घूम रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उंगलियों को अगर आप कर्ल करें तो अब आपका थंब कहां जा रहा है, इनसाइड. तो हम कहते हैं कि ओमेगा इज इनसाइड द प्लेन. ओमेगा जो है वो प्लेन के अंदर की जानिब है. तो यहां प्लेन के अंदर की जानिब है, जबकि यहां पे प्लेन से बाहर की जानिब है. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझने वाली जो बात है एक और भी है. जो समझने वाली बात है वो ये है हमारे पास कि याद रखिएगा, जब कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उस बॉडी का हर पार्टिकल हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी. याद रखिएगा कि when a body is under uniform angular velocity, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, then all the points
on that body has same value of omega। तो ओमेगा की वैल्यू उस बॉडी के हर पॉइंट्स की सेम होती है, क्योंकि जो हर पॉइंट है उस बॉडी के ऊपर वो सेम हमारे पास क्या कवर कर रहा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी पूरी, ये पूरी डिस्क है ना, ये पूरी डिस्क, तो इन पूरे डिस्क के हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, चाहे वो पॉइंट यहां पर हो, यहां पर हो। मेरी बात समझ रहे हो, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है। तो जितना आप सेंटर के करीब आ रहे हैं या जितना आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो सेंटर पे बात कर लें या सर्कमफेरेंस पे बात कर लें, कि वो पॉइंट जो सेंटर पे है, वो पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा था कि उस बॉडी का कोई भी पॉइंट ले लें आप, चाहे उसका सेंटर ले लें, उसका सर्कमफेरेंस ले लें, उस बॉडी के हर पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। व्हाई? बिकॉज के हर पॉइंट जो है वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है ना, तो एंगल सेम होता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं दो लाइंस ऐसे बना लेता हूं और मैं यहां पर एक एंगल बनाता हूं, ये इसको कहता हूं थीटा, तो चाहे ये एंगल यहां पर ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये सब एंगल क्या है, ये सेम है। दिस इज द सेम एंगल, ये सेम एंगल है, क्योंकि सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सेम टाइम पास हो रहा है, सो एवरी पॉइंट हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, बिकॉज के एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि जब मैं आगे जाऊं तो आपको क्लियर हो। तो यहां तक मेरा ख्याल है ये सब क्लियर होगा। एंगुलर वेलोसिटी का अभी मैंने जब फॉर्मूला लिखा था, तो मैंने आपको बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो मैंने इसको लिखा था 1/सेकंड, क्योंकि रेडियन को हम ओमिट कर सकते हैं, फाइनल आंसर में से इसको हम निकाल सकते हैं। अगर ये बात ठीक है तो याद रखिएगा, इसका जो अनदर यूनिट है हमारे पास, जो अनदर यूनिट है वो हमारे पास कहलाता है आरपीएम। बड़ा मशहूर जमाना किस्म का यूनिट है आरपीएम, जिसको हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशंस, यानी चक्रों की तादाद पर मिनट एक मिनट में। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने चक्कर लगा रही है कोई बॉडी एक मिनट में। आपने देखा होगा कार के अंदर एक मीटर होता है, जिसे आरपीएम मीटर कहते हैं, कार के अंदर होगा, उस पर सुई मूव कर रही होती है, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, और हर नंबर मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। यानी अगर सुई 3 पर है तो इसका मतलब है कि जो कार का जो टायर है वो एक मिनट में 3000 रेवोल्यूशन कर रहा है, 3000 चक्कर लगा रहा है। ओके, तो आरपीएम है। तो अगर हमारे पास यूनिट कहीं पर आरपीएम गिवन हो, तो हमें इसको लाजमी तौर पर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने आंसर को 2π/60 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2π/60 1 आरपीएम किसके बराबर होता है, 2π/60 रेडियन पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन बड़ी आसान है। अब आपको आनी चाहिए, रेवोल्यूशन का मतलब है एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, 2π, और मिनट का मतलब होता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 2π/60 बात समझ आ रही है। देखो ना, रेवोल्यूशन है ना, 1 आवर का मतलब क्या है, रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना हमारे पास रेडियन होता है, 2π, तो रेडियन 2π हुआ। पर मिनट, मिनट में कितने सेकंड होता है हमारे पास, 60, तो 2π/60 हमारे पास होना चाहिए। इसका मतलब ये फर्स्ट करो, अगर कहीं हमें कहता है कि 5 हमारे पास आरपीएम बराबर है कितने, रेडियन पर सेकंड के, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/60 से, दैट्स इट। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 5 आरपीएम हमारे पास π/6 रेडियन पर सेकंड के बराबर होंगे। मेरा ख्याल है आसान है कन्वर्जन, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब एक बात और भी है, वो बात क्या है कि कब हम आरपीएम को कन्वर्ट नहीं करेंगे रेडियन पर सेकंड में, और कब हम कन्वर्ट करेंगे, ये सवाल है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, उसके चैप्टर नंबर 4 की यानी जो सर्कुलर मोशन वाला जो हमारा चैप्टर है, मोशन इन 2 डायमेंशन, इसके एंड में न्यूमेरिकल है। उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बात है कि न्यूमेरिकल के अंदर एक जगह पर हम ना फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और उसी न्यूमेरिकल का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें हम रेवोल्यूशन पर मिनट से ही उसको सॉल्व करते हैं। मैं डिस्कस कर लूंगा जब हम उसके एंड में जाएंगे।
तो सवाल ये है कि कब आप आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में करेंगे? बड़ा आसान से जवाब है। देखो, जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ओमेगा किसके बराबर है? थीटा अपॉन टी के। जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इस फॉर्मूले में ओमेगा मस्ट बी, ओमेगा किस में होना चाहिए? रेडियन पर सेकंड में। बस ये कह रहा हूं। और अगर आप ओमेगा को फॉर्मूले के ओमेगा की वैल्यूज के साथ डील करें, लेकिन थीटा अपॉन टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं यूज करना चाहते, फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते, तो जब आप फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे तो आप किसी भी यूनिट में एंगुलर वेलोसिटी को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर रहे हो तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले वो वैल्यू मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या हमारे पास? रेडियन पर सेकंड। मेरा ख्याल ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अगली चीज को हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको इस सिंबल से जिसको हम अल्फा पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन वही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। यानी सिंपली मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को कह सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ वी नो कि एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है मेरे पास रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय ये जो टाइम है इसका यूनिट पर सेकंड है, तो ये दोनों सेकंड आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम इसको कैसे नहीं लिख सकते? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये भी एक अहम बात है। देखो, इस तरह से भी डिसीव कर सकते हैं आप किसी क्वेश्चन में कि जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड। याद है, मैंने अलग से बात कर लेता हूं। मैंने जब रेक्टिलिनियर मोशन की मोशन इन वन डायमेंशन की बात की थी, तो जब मैंने एक्सेलरेशन लिखा था तो मैंने लिखा था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने वेलोसिटी का यूनिट लिखा था मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट लिखा था सेकंड। तो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि कितने मीटर पर सेकंड चेंज हो रहे हैं। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कितने मीटर पर सेकंड चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल सेम स्टोरी यहां ले आओ। बिल्कुल इसका एग्जैक्टली ये मतलब है कितने रेडियन पर सेकंड, यानी एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कितने रेडियन पर सेकंड चेंज हो रहे हैं। तो रेडियन पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वही बात है, रेडियन को आप फाइनल आंसर में से ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर भी हमारे पास यूनिट है किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। मेरा ख्याल आसान सी बात है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं थीटा अपॉन टी, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूले में उसको लाजमी तौर पे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और अगर मैं फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहता तो मैं एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आरपीएम यूज कर सकता हूं। तो आरपीएम हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरपीएम वाली वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते। आरपीएम वाली वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हो, so before putting the value in the formula you must convert that value into standard unit, और standard unit of the angular velocity is radian per second, not rpm नहीं। अब बात यह है कि जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? ये बड़ी अहम बात है। तो इसकी डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि डायरेक्शन है क्या। इसकी डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा एंड ओमेगा आर सेम। दूसरी बात, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग then alpha and omega are opposite। अब ये बात समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या। देखिए, फर्ज करें एक बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है। मिसाल के तौर पर फर्ज करो जिस आपका वॉशिंग मशीन होती है ना, कपड़े धोने वाली मशीन, उसमें हमने पानी डाला और उसका हमने स्विच ऑन कर दिया। तो जब हमने स्विच ऑन किया तो पानी पहले आहिस्ता घुमा, फिर थोड़ा और तेज घुमा, फिर थोड़ा और तेज घुमा। तो पानी घूम इसी डायरेक्शन में रहा है, लेकिन उसकी ओमेगा की वैल्यू क्या कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बात समझ आ रही है? तो इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, मेरा ख्याल है ओमेगा इंक्रीजिंग वाली बात समझ में आ रही है। तो निकालो सबसे पहले ओमेगा की डायरेक्शन। ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड रूल लगाया तो आउटसाइड द प्लेन।
तो आप बोलोगे कि ओमेगा इज आउटसाइड द प्लेन। ये हमने बात की थी ना राइट हैंड रूल से। तो ओमेगा की वैल्यू चूंकि ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ओमेगा आउटसाइड द प्लेन है, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज आउटसाइड द प्लेन। तो अल्फा भी क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो सबसे पहले आप ओमेगा की डायरेक्शन निकालें। जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी, अल्फा की। तो मैंने आपको मिसाल दी, वॉशिंग मशीन में पानी डाला और उसको आपने स्टार्ट किया, वॉशिंग मशीन का पानी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, आहिस्ता से तेज से और तेज से और तेज होता चला जा रहा है। आपने मोशन की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल किया तो थंब आउटसाइड आ रहा है, तो आपने कहा कि ओमेगा क्या है, आउटसाइड द प्लेन, बाहर की जानिब है। अब चूंकि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो आपने बोला अल्फा भी कहां होगा, आउटसाइड द प्लेन होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, दूसरी बात, फर्स्ट करो पानी इस डायरेक्शन में घूम रहा था और आपने स्विच ऑफ कर दिया। आपने स्विच ऑफ कर दिया, पानी घूम तो इसी डायरेक्शन में रहा है, लेकिन आहिस्ता हो रहा है और आहिस्ता हो रहा है और आहिस्ता हो रहा है, तो घूम इस डायरेक्शन में रहा है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है। तो ये मैंने लिखा है इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है, सबसे पहले ओमेगा की डायरेक्शन निकालो, कहां है, आउटसाइड द प्लेन। और चूंकि ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट होगा, किसके, ओमेगा के। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस के अंदर हमारे पास जो अल्फा है इज इनसाइड द प्लेन, क्योंकि ओमेगा आउटसाइड है तो अल्फा इनसाइड हो जाएगा। क्यों अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। मेरा ख्याल है एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझ में आ गई। सो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किससे निकालोगे, सबसे पहले किसकी डायरेक्शन निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा की राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल लगा के आपने ओमेगा की डायरेक्शन निकाली। अब ये देखो ओमेगा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ओमेगा ज्यादा हो रहा है तो जो डायरेक्शन ओमेगा की वही डायरेक्शन अल्फा, ठीक है। राइट हैंड रूल लगा के एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो, ओमेगा की डायरेक्शन। तो ओमेगा की डायरेक्शन आ गई। अब देखो ओमेगा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ओमेगा कम हो रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन जो है सो अल्फा की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो जाएगी। दिस इज द स्टोरी। सो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और यूनिट के बारे में डिस्कशन। बाकी वो बातें भी यहां पर भी वैलिड है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी एक्सेलरेशन है, कौन सी एंगुलर एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं कि हमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी यूज करना है, ऐसे। तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आपको लगाना। अगली जो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेशन, और वो रिलेशन है बिटवीन लीनियर, जिसको मैं आमतौर पे टेंजेंशियल भी कहता हूं, एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर का मतलब टेंजेंशियल भी हमारे पास होगा। अब ये जरा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉडी है और वो सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। सर्कल में जिस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा। सेंटर से लेकर पार्टिकल तक की जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं क्या चीज, रेडियस। तो अगर मैं इसको सर्कल में घुमाते हुए इस पॉइंट पे रिलीज कर दूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, vt। या इसको हम, यानी एक नाम तो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और चूंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में है तो टेंजेंशियल की जगह पे लफ्ज लीनियर वेलोसिटी भी यूज होता है। अब ये जो वेलोसिटी है जो कि लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल है, और ये एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, इनके दरमियान जो रिलेशन है फॉर्मूला डायरेक्टली प्रूव होता है। वो भी हमारे पास बराबर है किसके, आर ओमेगा के। अच्छा पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं। याद रखिएगा वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो ओमेगा है ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर की जबान में अगर आप बात करो, रेडियस को अगर आप पोजीशन वेक्टर समझो तो ओमेगा क्रॉस आर, याद रखिएगा ओमेगा पहले आएगा, क्रॉस आर बाद में आएगा। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इससे बहुत सारे सवाल के जवाब भी हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्रॉस हटाएंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। तो ये थीटा हमारे पास किसके दरमियान होंगे, ओमेगा और आर के दरमियान, जिन दोनों के दरमियान हमने क्रॉस दिया। और मैंने जब आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था जिन दो को हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो जवाब आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है,
जिन दो का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी ओमेगा पर भी, हमारी लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी किस पे, रेडियस या पोजीशन वेक्टर पे भी। या ऐसे बोलो कि एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर से बनने वाली प्लेन पर लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से सारी बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो मजीद हम इसको अगर साइन को अगर हम 90 ले लें, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बात करें तो साइन 90 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये बड़ा अहम फॉर्मूला है। इस वेलोसिटी को आप टेंजेंशियल भी कह सकते हैं और इस वेलोसिटी को आप लीनियर भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला ये बताता है कि आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क के हर पॉइंट पर, ऐसी मैंने बात की थी ना कि ये मैंने लाइन बनाई, मैंने कहा कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने रेडियस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ले लिए, मेरा ख्याल नजर आ रहे होंगे, ऐसे से बड़ा बना लेता हूं। तो इस रेडियस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम नहीं है। ये याद रखिएगा। अगर ये इस तरह घूम रहा है तो जितना मैं सेंटर से दूर जा रहा हूं, जितना रेडियस ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तो फिक्स है, ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है, फिक्स है, पूरी बॉडी के हर पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू एक जैसी है। तो इसका मतलब है v अब किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जितना मैं सेंटर से दूर जाऊंगा उतनी लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा, और जितना मैं सेंटर के करीब आऊंगा उतनी लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी कम। तो सेंटर पे, एट द सेंटर, हमारे पास सेंटर पे, एट सेंटर पे रेडियस कितना होता है, 0 नहीं होता। तो रेडियस 0 अगर यहां पुट करो तो 0 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा तो 0। तो यहां पर हमारे पास टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी एट द सेंटर इज मिनिमम 0 और एट द सर्कमफेरेंस इट इज मैक्सिमम। ओके, तो सेंटर पे लीनियर वेलोसिटी मिनिमम, सर्कमफेरेंस पे लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि आर मैक्सिमम। जबकि ओमेगा सेंटर पे लो, सर्कमफेरेंस पे लो, दरमियान में किसी पॉइंट पे लो, सब जगह ओमेगा क्या रहता है, सेम रहता है। तो किसी रोटेटिंग बॉडी के हर पॉइंट पर लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इसकी डायरेक्शन निकालना मेरे लिए, मेरा ख्याल कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं ऐसे समझा दूं कि एक बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, देख लो ऐसे। तो जो डायरेक्शन रोटेशन की उस डायरेक्शन में मैं थंब को घुमाऊं तो ओमेगा ये आ गया। अब ये आपके पास आ गया ओमेगा, ठीक है। और बॉडी के सेंटर से लेकर, सॉरी, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा क्लियर है, मैं ऐसे करके समझा दूं तो सेंटर से लेकर, अगर ये बिल्कुल गोल डिस्क हो, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो ये डायरेक्शन आ गई रेडियस की, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। ये डायरेक्शन आ गई रेडियस की, ये डायरेक्शन आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। तो रेडियस ये रहा, एंगुलर वेलोसिटी ये रहा। तो मैंने क्या बोला कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हाथ को रख के रेडियस की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाना, यही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी बात समझ रहे हो। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हाथ को रखा और रेडियस की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाया, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। तो ये डायरेक्शन इस तरीके से, ये डायरेक्शन किसकी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों पे परपेंडिकुलर होती है। अगली जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन है जिसे हम कहते हैं, कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगली जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम आमतौर पे ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा टी या ए टी। दिस इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर होती है आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल वही बात है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसी डिस्क के हर पॉइंट पर सेम होगा, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन को आप रेडियस से या पोजीशन से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास क्या बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वो सारी बातें जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए की थी, वो सारी की सारी बातें हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। बिल्कुल सारी बातें उसके लिए भी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी रोटेटिंग बॉडी के हर पॉइंट पे मुख्तलिफ होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन किसी रोटेटिंग बॉडी के हर पॉइंट पर सेम।
तो ये सारी कहानी उसी तरीके से चलेगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे देन इट बिकम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, इसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा जब मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताऊंगा, इसके ऊपर मजीद बात करना बाकी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसके बारे में इतनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्कल में बॉडी घूम रही है, सेंटर से लेकर पार्टिकल तक की जो पोजीशन है उसको रेडियस हम आर कह रहे हैं, और बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, और अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस वेलोसिटी का नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो जो डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी की है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की है। अगली जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, और टाइम पीरियड हम किसे बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। आमतौर पर इसको कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इसको हम क्या लिखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन या एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड हम देखें, बिल्कुल सही बात है, सर्कल के अंदर अगर हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहां से अगर मैं शुरू करता हूं और घूम के दोबारा मैं यहीं पे पहुंच जाता हूं, तो मैं एक सर्कल में जो टोटल एंगल मेरा बनता है, यानी अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं तो अगर मैं यहां पर हूं घूम के दोबारा यहां पे, तो सर्कल में टोटल एंगल रेडियन में कितना बनता है, याद है, 2 पाई हमारे पास बनता है। और एक सर्कल में कंप्लीट करने का जो टाइम है उसे हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड टी। मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना, एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो एंगुलर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है पूरे सर्कल में वो 2 पाई होता है रेडियन, और टाइम टू टाइम पीरियड लिख रहे हैं, तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं टाइम पीरियड की क्या होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हमारे पास टाइम पीरियड का क्या है, फॉर्मूला है। आसान है फॉर्मूला, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। मजीद हम एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से लिखते हैं, हम ये बात जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास उसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई, ये है ना 2 पाई, तो 2 पाई को 2 पाई रहने दीजिए, और ये जो टी है इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टी। तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई और 1 अपॉन टी को लिख सकते हैं एफ। एग्रीड, ये बात समझ में आ रही है। सो ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ के भी बराबर होता है, तो ये भी एक अहम फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। और ओमेगा का ये फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो ये अगर वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई एफ। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आप देख सकते हैं ये वही रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगली जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए ये मेरे पास एक बॉडी है और ये एक बॉडी या एक पॉइंट, एक पार्टिकल इस स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी। क्या करें, और इसके ऊपर मैंने एरो बना दिया कि ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ये मतलब हुआ ना कि ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन हुआ ये कि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं, ये इसका मतलब है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्लस कांस्टेंट डायरेक्शन, ये मैंने लिख दिया इसके आगे। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड जो है इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट जो डायरेक्शन है इज चेंजिंग। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर इसको जाना इस तरह चाहिए था, लेकिन ये यहां से मूव करके यहां पर आ गया, इस जगह पर आ गया, इस जगह। तो था क्या, ये ऐसे और ऐसे मैंने बना लिया कि एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस के अबाउट ये कर्व में क्या कर गया, ये बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई। तो जब कर्व में मूव कर रही है, जाहिर सी बात है कोई फोर्स होगी जिसको अंदर की तरफ क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन को क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। तो जब वो फोर्स ये डायरेक्शन को चेंज करे, अभी इस जगह पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में इस तरफ हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है।
यहां से जो चीज डेवलप होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अब आपके समझ में आ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी इस पूरी चीज को, ये जो सारी चीज है, अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, दिस इज नॉन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मतलब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस वक्त हमारे पास होती है जब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो मोशन का कांस्टेंट होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी उस कर्व में, अभी कर्व जो है ये एक सर्कल का हिस्सा है ना, ऐसे मैं कर सकता हूं ना, बताइए। तो ये जो कर्व मैंने बनाया था, ये कर्व एक सर्कल का क्या है, हिस्सा है। तो ये इस कर्व में ये जो फोर्स है, जिसको मैं बाद में चल के सेंट्रीपिटल फोर्स कहूंगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मुसलसल इस बॉडी को किसमें घुमा रही है, कर्व में घुमा रही है। भाई साहब कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर आप एक रस्सी के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाएं, तो रस्सी को जब आप घुमा रहे हो रस्सी सख्त हो जाती है, तो रस्सी में टेंशन होती है। तो आपके हाथ के घुमा रहे ना आप, टुवर्ड्स योर हैंड, आपके हाथ की तरफ रस्सी क्या हो जाती है, बिल्कुल सख्त हो जाती है। तो टुवर्ड्स योर हैंड देयर इज अ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो ये टेंशन बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड को तो नहीं छेड़ती, लेकिन डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है, जिसके नतीजे में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास वो है v²/r। इसमें v क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, प्लीज इसके ऊपर एरो नहीं लगाया। तो ये अगर हम पूरा वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो ये होता है -v²/r। इसके ऊपर एरो लगाएं तो यहाँ पे r पे कैप आता है। ये r कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो इट प्रोड्यूस नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आमतौर पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव का मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर। हर वो चीज जो सेंटर की तरफ होती है, हर वो चीज जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, इसको बाद में चलके मीन पोजीशन भी बोलेंगे। तो इस पॉइंट को आप सेंटर भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन जो मेन पोजीशन या सेंटर की तरफ होती है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रीपिटल वैसे भी ग्रीक जबान में से निकला हुआ लफ्ज है, सेंटर सीकिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो सेंटर को की तलाश में हो, सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग। अच्छा जी, तो हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v²/r। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है हमारे पास। v वेलोसिटी, जिससे वो, या स्पीड के लो, वेलोसिटी मत बोलो, v वो स्पीड है जिससे ये मूव कर रहा है, और r क्या है, उस सर्कल का, उस कर्व का रेडियस, ये रेडियस। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो v है उसको हम लिख सकते हैं r ओमेगा, याद है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v के ऊपर स्क्वायर लगाए थे, नीचे r, तो ये बन जाएगा r² ओमेगा²/r। r से r कैंसिल कर दें तो r ओमेगा²। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और अगर मैंने टाइम पीरियड वाली जो बात आपको बताई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालें वो क्या हो जाएगी, 2π/t। तो ये 2π/t अगर हम यहाँ ओमेगा की जगह पुट करते हैं, यानी मैं करता हूं r और 2π/t पे होल स्क्वायर अप्लाई करता हूं, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा, ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4, ये स्क्वायर पाई पे आएगा तो π², r एज इट इज, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, t²। तो 4π² r/t²। तो ये भी हमारे पास किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, राइट। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मूला इस तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ फॉर्मूलाज हम लोग बना के उनके साथ मुख्तलिफ तरीके से खेल सकते हैं। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 6 में जब मैं आपको एक्सेलरेशन ऑफ मून पढ़ाऊंगा, जो मून जमीन के गिर्द जब रिवॉल्व करता है, तो मून जिस रास्ते पर घूमता है वो मुकम्मल तौर पर तो सर्कल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको समझ लें वो मुकम्मल तौर पर सर्कल है, तो उस मून की जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले के जरिए हम कैलकुलेट करेंगे, 4π² r/t²। वहां r को, रेडियस ऑफ मून लिख देंगे, और t जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड किसका होगा, मून का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक बार फिर वहां पर आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब क्या होगा, देखो
अगर मैंने कहा था आपसे कि ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से वो जा रहा था, लेकिन इस वेलोसिटी का उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी। फिर मैंने इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा लेकिन डायरेक्शन चेंज की, तो डायरेक्शन चेंज की तो मैंने ऐसे कर्व पे मैं इसको लेके चला गया था, याद है? तो मैंने कहा ये कर्व जो है ये किसी सर्कल का क्या है, हिस्सा है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था ना। तो ये कर्व जो है ये एक सर्कल का क्या है, हमारे पास हिस्सा है। तो ये जब सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जो चीज डेवलप हुई उसे हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या लफ्ज आपको बताया था, मैंने कहा था कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड है, और प्लस हमारे पास चेंजिंग डायरेक्शन है। यही मैंने आपसे लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो मैंने कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब अगर सर्कल पे घूमते हुए वो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करे तो क्या होगा? तो अगर वो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे तो याद रखिएगा इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में अब जो चीज होगी वो वेलोसिटी नहीं होगी, वो एक एक्सेलरेशन होगी, जिसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जिससे मैंने कहा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक बार फिर आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको सर्कल पे कब मिलता है, ये सवाल है, ये कंडीशन है। जब सर्कल पे घूमने वाली बॉडी अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रही हो, देन यू विल गेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर सर्कल पे घूमने वाली बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, मैग्नीट्यूड ना चेंज कर रही हो, तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी उसको। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए दोनों का चेंज होना जरूरी है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझे? मैं आपको मुख्तसरन ये कह रहा हूं कि सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रही है, तो वी हैव ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नो कांसेप्ट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन सर्कल में घूमने वाली बॉडी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज करना शुरू कर दे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाती है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह सर्कल के ऊपर घूमते हुए मैग्नीट्यूड चेंज करना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की रीजन सर्कल पे रोटेट करते हुए मैग्नीट्यूड का चेंज होना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह सर्कल पे घूमते हुए डायरेक्शन का चेंज होना है। एग्रीड? ये बातें समझ में आ गई? आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की जानिब है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसपे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो इस डायरेक्शन में ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं? अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करनी है, वेक्टर में पढ़ा है, हम सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को सिंपल सम कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में सम कर देंगे। अब अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है, बताओ भाई, रूट लगाया, सेंट्रीपिटल का स्क्वायर टेंजेंशियल का स्क्वायर, ऐसे नहीं करते? और अगर मैंने ये वाला एंगल जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या थीटा, कुछ भी बोल लो, इस एंगल को मालूम करना है तो एंगल कैसे मालूम करते हैं? जब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर हो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट्स इट। So this is the method by which we can find the angle of the resultant acceleration, and this is the formula by which we can find the magnitude of the resultant acceleration when the body is moving on the circular path, changing its direction, changing its magnitude. When the body is moving on the circular path, its magnitude is constant, then the resultant acceleration is the centripetal acceleration only. No concept of tangential ना। भाई अगर सर्कल पे घूम रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, तो फिर तो ये खत्म हो गया ना, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। बात समझ आ रही है? तो when the body is moving on the circular path, changing its magnitude, then the resultant acceleration is the sum of centripetal and tangential acceleration, and this is the formula by which we can find the magnitude of the resultant acceleration. मेरा ख्याल है ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। ओके, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये मैंने डायरेक्शन बताई थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, और ये मैंने बनाई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर का सिंबल लगाते हैं, उल्टा टी लिखा होगा, इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन। और 11 का मतलब है पैरेलल। सो दिस इज पैरेलल कंपोनेंट। अभी मैंने बनाया था ना इस तरीके से कि ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, तो रिजल्टेंट का पैरेलल कंपोनेंट, रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी याद रखिए। ठीक है, अगर किसी एमसीक्यू में ऐसी बात कर ले कि कोई बॉडी सर्कल पे घूम रही है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाती है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
इज द पैरेलल कंपोनेंट। ओके, अच्छा यहां जाके हम एक और चीज की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी क्या होगी, सेंट्रीपिटल होगी, याद रखिएगा। अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल होगी। बस फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले से जैसे मर्जी खेलते जाओ, मसलन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v²/r। तो ये भी फॉर्मूला बन गया। बेसिक फॉर्मूला तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी खेल सकते हो, सेंट्रीपिटल को m और v को हमने क्या लिखा था, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, r ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, m r ओमेगा स्क्वायर। और चाहो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m4π² r/t², इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे आप v²/r लिख दो, सेंट्रीपिटल की जगह पे r ओमेगा स्क्वायर लिख दो, सेंट्रीपिटल की जगह पे 4π² r/t² लिख दो, साथ में m मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताया था, दिस इज द रियल फोर्स जो हमें नजर आती है। और सेंट्रीपिटल के साथ एक फिक्शियस फोर्स है जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, जिसके बारे में मैंने बात कर ली थी कि अगर हम खुद किसी इनर्शियल फ्रेम, अगर हम खुद किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम खुद एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो घूम रहा है, तो हमें कौन सी फोर्स मिलेगी, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल हमें उस वक्त मिलती है जब हम खुद एक्सेलरेटेड या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, बात समझ में आ रही है। और अगर हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी नहीं मिलती है, मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब बात यह है कि हमने एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ा। एंगुलर क्वांटिटीज मैं पहले लिख दूं, जब हम लीनियर मोशन को पढ़ रहे थे तो हमारे पास है एक डिस्टेंस, ठीक है, एक थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, एक था टाइम और एक थी एक्सेलरेशन। यहां पे क्या होगी, यहां हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह पर क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, टाइम तो t ही रहेगा, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, vf = vi + at। यही इक्वेशन ऑफ मोशन हम एंगुलर के लिए भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो हमें उस वक्त कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें लिखना है जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो, नंबर 1, और दूसरी शर्त क्या हो, बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हो। हाँ मैंने कहा था, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको लीनियर एक्सेलरेशन लिखनी है। अगर तो बॉडी सर्कल में घूम रही है तो इस लीनियर एक्सेलरेशन को, इस लीनियर वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा ना। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सर्कुलर मोशन के लिए ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहे हैं। फाइनल की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर इनिशियल, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम t। समझ आ गया। अब इस इक्वेशन को कैसे करोगे, डिस्टेंस थीटा ओमेगा I t + ½ अल्फा t², दैट्स इट। बस जहां पे लीनियर एक्सेलरेशन है एंगुलर, जहां लीनियर वेलोसिटी है वहां एंगुलर वेलोसिटी, जहां लीनियर डिस्टेंस है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 2as = vf² - vi²। तो यहां पे लिखोगे 2 अल्फा थीटा, सही है, 2 अल्फा थीटा = ओमेगा f² - ओमेगा i²। दैट्स इट। तो हम अपने लीनियर इक्वेशंस को एंगुलर के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आई बिलीव सो कि दिस इज ऑल द टॉपिक जो कि हमारे पास थे। इसमें और भी टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक मैं अभी नहीं, चैप्टर नंबर 5 के साथ आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में जब हम कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके साथ आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। याद है आपको, एक तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है ना तो लीनियर मोमेंटम, तो सर्कल में घूमती है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क की बातें एंगुलर मोमेंटम के अंदर मैं लेके चला जाऊं। तो उसके लिए फिर जरूरी था कि मैं इन तमाम बातों को चैप्टर 5 के साथ कर दूं। तो सर्कुलर मोशन की चंद बातें, यानी जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, फोर्स लगे, रोटेट करती है, टॉर्क वाली बातें, एंगुलर मोमेंटम वाली बातें, और उसी वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बातें हैं हमारे पास, या एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चीज होती है, अभी तो आपको नहीं मालूम, सिंह बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन ये सारी बातें मैं वहां पर आपको दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, सो यहां तक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्लास नंबर 22, 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है? मेरा ख्याल है बड़ा आसान है। तो दिस इज ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन डी 57.3, गुड। 25, a rotating wheel of radius 0.5 meter has angular velocity of 5 radian per second, ठीक है, at some instant and 10 radian per second after 5 second.
ये जरा याद रखिएगा, ये आपके पास हो गई इनिशियल ओमेगा आई और ये हो गई ओमेगा एफ, और टाइम क्या है 5 सेकेंड है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन दैट रिम। तो आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल करके कर लें, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं आप। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहे तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लें कि एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और माइनस इनिशियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास टी। तो फाइनल कितना है 10 है, इनिशियल कितना है 5 है, 10 माइनस 5 तो दिस इज 5, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वो है टाइम है वो हमारे पास कितना है, वो 5 सेकेंड है हमारे पास। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रेडियस का क्या चक्कर है भाई, यहाँ पर मेरा ख्याल आप इतने जीनियस हैं कि आपके समझ में आ गया कि रेडियस आपको डिसीव करने के लिए दिया है, ठीक है। पार्टिकल ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.2 है, रेडियस सर्कुलर पाथ का, विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल, उसकी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, वो कितनी होगी, उसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी देखिए दो चैप्टरों को मिक्स कर देते हैं, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है m और साथ में है v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है r। तो अब आप मुझे बताओ कि r तो हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा रेडियस 0.2, ये r आ गया। m v स्क्वायर कहां से लेकर आऊं, कोई मसला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बताओ, हाफ और साथ में क्या मल्टीप्लाई होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी तो उसने आपको दी है ना बेटा 4 जूल, ये देखो 4 जूल दिया हुआ है। तो अगर आप 4 को ये 2 यहाँ डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, m v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो m v स्क्वायर की जगह पे आप रखें 8 और r की जगह पे लिखें 0.2। तो 0.2 का मतलब होता है 2/10, राइट। तो 10 को 8 से करें तो 80/2। तो अब आप समझ गए कि क्या जवाब है 80/2। अब मैं चेक करता हूं जिन लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन डी 40, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ओके। सो ये चैप्टर को मिक्स करके देता है, बिलीव अब आपके लिए ये बातें कोई इतनी ज्यादा अनहोनी नहीं है, आप समझ गए कि ये हरकतें कैसी। ये देखिए नंबर 47, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 2 kg रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड इन a horizontal circle of radius 5 मीटर। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब सर्कल में घुमा रहे हैं जिसका रेडियस r की वैल्यू 5 है, मास 2 kg है, टाइम फॉर द 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास 3 सेकंड है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो कितनी है हमारे पास, ये आपने बतानी है। तो फोर्स आप कौन सी फोर्स, अगर कोई सर्कल में घूम रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहा है तो आप जानते हैं मैंने कहा था कांस्टेंट स्पीड है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी सर्कल में। तो ओनली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, एंड व्हेन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग सो दैट एक्सेलरेशन इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच प्रोड्यूस अ फोर्स व्हिच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो गो फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, क्या बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, हमारे पास है F इज इक्वल टू M जो कि उसने हमें दिया हुआ है, और V स्क्वायर हमारे पास है V स्क्वायर अपॉन R, राइट। M हमारे पास गिवन है, मास गिवन है, रेडियस उसने हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं है। देखते हैं किसी और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई और इसमें रख के। अगर हम टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, याद है जब मैंने इसको लिखा था m और ये v स्क्वायर अपॉन r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी, तो मैंने फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बनाया था कि m लिखा था और 4 पाई स्क्वायर किया था मैंने, और फिर r डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या था t स्क्वायर, याद होगा आपको जरा। तो इस फॉर्मूले से तो मेरा ख्याल है बिल्कुल फिट बैठ रहा है। m भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, बस रखो फोर्स मालूम कर लो क्या इशू इसमें। m आपके पास कितना है क्लास 2 है,
मल्टीप्लाई बाय फिर 4 है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, पाई से 3.142, तो 3.1 का मतलब इसको 3 लेके जरा कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नहीं बल्कि पाई देखें, जवाब में पाई रखा हुआ है तो पाई को पाई स्क्वायर रहने दे, सॉरी इसको जरा पाई को पाई रहने दे। सो दिस इज पाई स्क्वायर। जवाब देखना जरूरी है एप्टीट्यूड टेस्ट में, प्लीज याद रखिएगा। पाई स्क्वायर और आर की वैल्यू रेडियस हमें कितना दिया हुआ है उसने 5, और टाइम कितना दिया हुआ है इन 3 सेकंड दिया हुआ है ना, 3 सेकंड, तो टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। लीजिए अब इसको कर लीजिए, तो 4 2 8, 8 5 40, 40 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, 40 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये रहा। मैं इत्मीनान रखूं, आपकी समझ में आ गई है, इट्स वेरी सिंपल, ओके। 16 देखो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड, याद है 22। फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व पाथ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? एयर प्रेशर, इंजन, शेप ऑफ द व्हील या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? यस, याद रखिएगा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब वो कर्व पाथ पे मूव करती है, जब कोई कार मूव कर रही होती है, राइट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे मेजर की जाती है? रेडियन में। आसान से, a body is running along a circular path of circumference 44 मीटर, ये circumference है, and complete one round trip in 11 सेकंड, 11 लग रहे हैं मुझे। His displacement at the end of the one trip के एंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? सिंपल डिस्प्लेसमेंट आपने उसी तरीके से करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जाहिर सी बात है, यूं सर्कल में घूम के दोबारा यहां पर आया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? आप बोलेंगे जितना सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस कितना है हमारे पास? 44 मीटर। तो ये जो 44 मीटर जो सर्कमफेरेंस है, यही तो बेसिकली हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये सर्कमफेरेंस क्या है हमारे पास? दिस इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना है हमारे पास? 44। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक अहम बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क हमारे पास कर रही है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये है डायरेक्शन हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में, ऐसे ही है। जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस तरफ है, किसी भी लम्हे पे, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री। और हमारे पास वर्क 90 डिग्री में कितना होता है जब वर्क ये हो? इट इज 0। तो इंशाल्लाह आगे चल के इसकी बात कर लेंगे चैप्टर में, बट वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स हमने बात की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। The defined velocity angular by linear velocity of an object moving in a circle is, ये मेरा ख्याल उनके दरमियान एंगल पूछ रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। एंगुलर वेलोसिटी, डिफाइन वेलोसिटी मेरा ख्याल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान एंगल हमारे पास कितना है बता सकते हैं आप? हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, ये लीनियर वेलोसिटी थी, जब मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा था तो मैंने क्या लिखा था? ओमेगा और क्रॉस क्या लिखा था? आर, याद है आपको? तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो जवाब होता है उन दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो V और ओमेगा दोनों आपस में जिसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 90 डिग्री। If the body is moving in uniform velocity in a direction of curling of the finger, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी इज मूविंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर, जिस तरह उंगली को घुमाते ना उस डायरेक्शन में घूम रही है,
तो थंब पॉइंट करेगा किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, जाहिर सी बात है। ओके, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप उंगलियों को कर्ल कर लेते हैं तो आपका थंब आपकी कौन सी डायरेक्शन में जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। सो ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड का मतलब है लीनियर वेलोसिटी ऑफ सर्कल ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज, अब वो जो लीनियर वेलोसिटी है सर्कल में किसे, v किसके बराबर है, आर ओमेगा, रेडियस एन ओमेगा, ये देखिए आर ओमेगा। ये बात समझ में आ रही है, 12 का ए पार्ट है, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द लीनियर डिस्टेंस पर सेकेंड, तो लीनियर डिस्टेंस पर सेकेंड का मतलब है v, तो v किसके बराबर है, आर ओमेगा। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द बॉडी मूव्स एंड द बॉडी मूव अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड, ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। एक बार पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो बता दीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से गुजरे या बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो मैं एरो से बना रहा हूं, ये बॉडी में से गुजर रहा है। दूसरा ये है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और इससे एक डिस्टेंस पर ये एक बॉडी है और वो बॉडी इस तरीके से सर्कल में घूम रही है। तो एक जब बॉडी में से घूमता है तो इसको कहते हैं स्पिन, और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के से दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से ना गुजरे, दूर हो और बॉडी घूम रही हो, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, जो हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द बॉडी, बॉडी में से गुजरे तो बॉडी स्पिन कर रही होती है, स्पिन मोशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, जहां पे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है।